हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ योर चैनल स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूँ अरुणिमा। आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और वो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th। तो क्या है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को ये जानना ज़रूरी होता है कि केमिस्ट्री किस किस फील्ड में केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, तो किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, तो सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कोलगेट, केमिस्ट्री। रात को सोने जाते हैं, नाइट क्रीम, केमिस्ट्री। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज केमिस्ट्री। तो जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है कि फार्मिंग में क्या है, फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उन फर्टिलाइजर्स में सबसे पॉपुलर जो है वो क्या है, यूरिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेडिसिनल फील्ड में। मेडिसिनल फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री का, जो है ड्रग्स के लिए। वो है क्या, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कहाँ पे यूज़ होते हैं? दे आर मेनली यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, AZT, दैट इज एजिडोथायमिडीन। एजिडोथायमिडीन को यूज़ करते हैं एड्स के लिए। ठीक है, एड्स के जो पेशेंट हैं उनको क्योर करने के लिए हम एजिडोथायमिडीन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं फूड। फूड में केमिस्ट्री कहाँ है? हर जगह पे तो है फूड में। NaCl, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग, NaCl, दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो हर जगह पे क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना आवर लाइफ इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। अब देखो, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट क्या है? बेसिक पार्ट जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वो है मैटर। मैटर के बिना हम केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैं हूँ मैटर, बोर्ड है मैटर, आप हो मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, बट एवरीथिंग इज मैटर। तो उसका मतलब मैटर क्या है? मैटर है एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। जैसे मैं हूँ, आई हैव अ मास एंड आई ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। दिस बोर्ड, इस बोर्ड का एक मास है एंड इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, so it is a matter. So what is a matter? Anything that have a mass and occupies a volume. Got it? So क्या है मैटर? अब देखो, मैटर है, मैटर के स्टेट्स कैसे हो सकते हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट्स कैसे हो सकते हैं? हमें पता है कि मैटर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स में एग्जिस्ट हो सकता है। क्या क्या? एक है सॉलिड, लिक्विड, और क्या है, सॉरी, लिक्विड, और क्या है, गैस। तो मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स है, क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सही है। अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे जा सकते हैं? सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? सॉलिड में क्या है, वॉल्यूम कम है, लिक्विड में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम उसे क्या करेंगे, हीट देंगे। तो अगर हीट देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हीट देंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर और ज़्यादा हीट देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और भी कम होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा,
गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कैसे जा सकते हैं, हीट, लिक्विड से गैस, हीट। अगर उल्टा आना चाहे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो क्या करना पड़ेगा, गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, तो लिक्विड, लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड, तो क्या करेंगे, कूल, कूल, ठीक है, समझ में आया। चलो तो अब थोड़ा देखते हैं कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे सॉलिड को तैयार किया गया है, जैसे ये है सॉलिड, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली है, बहुत क्लोजली अरेंज्ड है। जैसे ये सॉलिड है तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली रहेंगे। अगर क्लोजली रहेंगे तो क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल्स में या दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, दोनों के बीच में क्या होगा, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो दोनों दोनों को खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। सो अगर फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, दैट मीन्स इसका क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है। और डेफिनेट वॉल्यूम अगर है तो क्या है, डेफिनेट एक शेप भी है। जैसे ये मार्कर है, इसका क्या है, डेफिनेट एक वॉल्यूम है, तो क्या है, डेफिनेट एक शेप भी है। अब चलो देखते हैं लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होता है दैन सॉलिड। सॉलिड में जिस तरह से, सॉलिड में बहुत पास रहते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा सॉलिड के कंपैरिजन में। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रहेगा। तो थोड़ा सा अगर कम रहेगा तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा मूव कर पाएगा लिक्विड। इसलिए लिक्विड का क्या है, लिक्विड हैव अ फ्लोइंग प्रॉपर्टी, ये फ्लो कर सकता है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी, सही है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, एक बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर बीच का है तो इसका मतलब फ्लो तो कर सकता है, ठीक है। तो फ्लो करने की वजह से क्या होगा, डेफिनेट शेप नहीं है, जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा, लेकिन क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। So it has a definite volume, सही है। अब चलो देखते हैं क्या गैस के लिए। गैस में क्या है, गैस में है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत डिस्टेंस होता है। तो बहुत डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खुद के पास अट्रैक्ट कर रहा है वो भी बहुत कम है। तो वो कम है, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़्यादा है, जिधर चाहे इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ठीक है, पूरा घूम रहा है। तो अगर वो एकदम फ्री है मूवमेंट के लिए तो क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट होगा क्या, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है और शेप भी डेफिनेट नहीं है। जिस भी वेसल में रखोगे उसी वेसल का शेप वो ले लेगा, ठीक है। सो गैस के लिए क्या है, नो डेफिनेट वॉल्यूम
एंड शेप। ओके, चलो, तो अभी गया मैटर का फिजिकल स्टेट। उसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि मैटर किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ठीक है, जैसे मैटर है, दो कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। ठीक है, क्या क्या, एक है प्योर, एक है मिक्सचर। तो मैटर दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर मतलब एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और मिक्सचर मतलब दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने क्या किया है, मिलाया हुआ है। सोच लो कि हमने वाटर में क्या डाला है, शुगर डाला है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन। तो अगर शुगर सोल्यूशन होगा तो शुगर सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर प्लस शुगर, तो वाटर एंड शुगर, वाटर है कंपोनेंट 1, शुगर है कंपोनेंट 2। ठीक है, तो जिन मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिला देते हैं, ये है मिक्सचर। समझ में आया। और प्योर क्या है, प्योर है तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, प्योर। ठीक है, जैसे सिर्फ वाटर, तो सिर्फ वाटर क्या होगा, प्योर। सिर्फ शुगर क्या होगा, प्योर। शुगर होंगे तो सिर्फ शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वाटर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बट मिक्सचर में क्या है, वाटर एंड शुगर को मिला दिया तो शुगर का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वाटर का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो क्या होगा, ये मिक्सचर। समझ में आया। चलो, तो अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि पहले देखते हैं कि मिक्सचर को भी हमने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। तो मिक्सचर भी है टू टाइप्स, क्या क्या, एक है होमोजेनस मिक्सचर और एक है हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब होमो मतलब सेम। इसका मतलब होमोजेनस जो मिक्सचर है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे या जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो सेम फेज में होंगे। ठीक है, अगर लिक्विड है तो सारे कंपोनेंट्स लिक्विड फेज में होंगे, अगर सॉलिड है तो सारे कंपोनेंट्स सॉलिड फेज में होंगे। समझ में आया। तो होमोजेनस मतलब क्या, होमोजेनस मतलब है कि सेम फेज होगा। और एक बात है कि जो होमोजेनस मिक्सचर है, अगर हमने मिला दिया, सपोज वाटर में शुगर मिलाया, ठीक है, तो अब शुगर को हमने डिज़ोल्व कर दिया। शुगर डिज़ोल्व करने के बाद हमने एक स्पून लिया और स्पून लेके डिफरेंट पार्ट से हम टेस्ट करने लग गए। अगर हमने डिफरेंट पार्ट से टेस्ट किया तो ऐसा हो सकता है क्या, हमने एक पार्ट से लिया, सपोज पार्ट ए में ज़्यादा मीठा लग गया और पार्ट बी में कम मीठा लग गया, सेम सोल्यूशन, सेम शुगर सोल्यूशन से लिया, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब शुगर क्या है, वाटर में हर पार्ट में क्या हो गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो क्या होता है कि द कंपोनेंट्स आर इक्वली distributed throughout the solution.
ठीक है, द कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। लेकिन हेट्रोजेनस मतलब, हेट्रो मतलब अलग अलग, इसका मतलब जो फेज है वो सेम नहीं होगा। इसका मतलब जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। जैसे सोच लो कि चावल है, हाँ? चावल में कंकर है, तो ऐसा हो सकता है, सपोज ये है चावल, चावल में कंकर है, तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए में, सपोज ये पार्ट ए है, पार्ट ए में अगर 3 कंकर हो तो पार्ट बी में भी क्या 3 ही कंकर होंगे? नहीं, इसमें भी 2 कंकर हो सकते हैं, 1 कंकर हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जिन मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन और थ्रू आउट द मिक्सचर आर नोन एज व्हाट? हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, सॉरी, और हेट्रोजेनस मिक्सचर, नॉट सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, चलो तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या हुआ? हेट्रोजेनस मिक्सचर में the components are not equally distributed throughout the solution. Same चीज, just not will be added. The components are not equally distributed throughout the mixture. सही है, चलो तो अब क्या है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स अगर होमोजेनस मिक्सचर है तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वाटर एंड शुगर। वाटर में अगर शुगर को मिला दो तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा, तो क्या होता है, शुगर हर पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और एक क्या है कि हम अलग एक बार अगर मिला देते हैं तो हम नेकेड आई से हम देख के नहीं समझ सकते हैं कि वो होमोजेनस मिक्सचर मतलब वो मिक्सचर है या नहीं, ये ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो नेकेड आई से दोनों कंपोनेंट्स या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को देखना पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ homogeneous mixture, but in case of heterogeneous mixture it is possible to recognize all the components of the mixture. ठीक है, और क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब 2 कंपोनेंट्स है या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिल्टर से, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन की मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और क्या है? हैंड पिकिंग। सपोज चावल है, चावल में कंकर है, अगर हम कंकर को हाथ से अलग कर दें तो अलग हो जाएगा, हैंड पिकिंग। बट इन केस ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू differentiate them. It is not possible to differentiate them through filtration और hand picking। सिर्फ और सिर्फ किससे हम अलग कर सकते हैं दोनों कंपोनेंट्स को होमोजेनस मिक्सचर में? वो है सिर्फ और सिर्फ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन मतलब सोचो कि 2 लिक्विड्स गलती से मिक्स हो गया है। अब दोनों लिक्विड्स में हम क्या कर सकते हैं? दोनों लिक्विड्स को ऐसे ही अलग नहीं कर सकते, देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें 2 लिक्विड्स है। तो अब क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन चेम्बर में लेकर जाएंगे और चेम्बर में क्या करेंगे कि दोनों में अगर डिफरेंस है, सपोज एक हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, दूसरा बॉयल हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस में, तो पहले 35 डिग्री सेल्सियस वाला बॉयल हो जाएगा, उसे हम फिर लिक्विडिफाई कर लेंगे, और दूसरे में जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस में दूसरा लिक्विड सोल्यूशन बॉयल होगा, और तब हम उसको बॉयल करने के बाद उस गैस को फिर से क्या करेंगे? लिक्विडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ
क्या कर सकते हैं कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ही हम होमोजेनस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, लेकिन हेट्रोजेनस के एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं या हैंड पिकिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल इसमें जैसे है, एक है कॉमन सा है, वो क्या है, शुगर सोल्यूशन, शुगर इन वाटर, ठीक है, सोल्यूशन। इसमें क्या है एग्जाम्पल, इसमें है एग्जाम्पल पेबल्स और स्टोन्स इन पल्सेस, ठीक है। सही है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एयर। एयर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है? तो एयर है कि अगर हम समझ लेते हैं कि अगर प्योर है, ठीक है, पॉल्यूशन को बाद में हटा के रखते हैं, अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो एयर है वो है प्योर, तो अगर प्योर है तो क्या होगा कि प्योर है तो अब क्या हम ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कर सकते हैं या नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एयर है वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, और एक बात क्या है, कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन हमेशा क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा तो दूसरी जगह पे नाइट्रोजन ज़्यादा। जहाँ पे भी होगा हर जगह पे नाइट्रोजन जितना अमाउंट होगा, ऑक्सीजन का जितना फिक्स्ड अमाउंट है, अगर ऑक्सीजन जितना परसेंटेज है उतना ही रहेगा, नाइट्रोजन जितना परसेंटेज है उतना ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना परसेंटेज है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर हम अभी पोल्यूशन को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो डस्ट पार्टिकल्स को तो हम देख सकते हैं, हाँ, तो इसका मतलब तब वो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इसका मतलब एयर क्या है, एयर अगर हम प्योर पकड़ते हैं कि अगर पोल्यूशन को हम छोड़ देते हैं, रखते हैं कि पोल्यूशन है ही नहीं, तो क्या होगा, तो हो जाएगा कि इट इज़ एन होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर पोल्यूशन को कंसिडर करते हैं तो पोल्यूशन को कंसिडर करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और डस्ट पार्टिकल्स के साथ मतलब डस्ट पार्टिकल्स कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, ठीक है। दैट मीन्स दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। समझ में आया? और भी एग्जांपल्स है, जैसे फिल्टर्ड वाटर, सोच लो फिल्टर्ड वाटर और एक वाटर है नॉर्मल विदाउट फिल्टर, तो एक होगा होमोजेनस, जो फिल्टर्ड है वो है होमोजेनस, जो फिल्टर्ड नहीं है वो होगा हेट्रोजेनस, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के इम्प्योरिटीज़ रहेंगे, जैसे कि है कि आयरन, आयरन होता है, बोलते हैं पानी में आयरन है, तो उसमें क्या है कि आयरन को हम अलग कर सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, विदाउट फिल्टर्ड जो वाटर है वो हो जाएगा हेट्रोजेनस, बट जो फिल्टर्ड वाटर है वो क्या है, वो है होमोजेनस, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये था मिक्सचर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्योर, प्योर मैटर और प्योर कंपाउंड प्योर मैटर भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक क्या है, एक है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, देखो अगर एलिमेंट को समझना है, एलिमेंट क्या है,
एलिमेंट है, पहले तो देखो प्योर मैटर क्या है, प्योर मैटर है सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से प्योर मैटर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटेड है। अब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है सिर्फ एक ही टाइप के अगर एटम्स, ठीक है, एक ही टाइप के अगर एटम्स खुद क्या है, एक ही टाइप के एटम्स से क्या तैयार होता है, एलिमेंट्स, जैसे सोडियम Na, पोटेशियम। तो क्या है, सोडियम पोटेशियम एक एटम तो नहीं, एटम तो बहुत छोटा है, तो बहुत सारे एटम्स क्या करेंगे, बहुत सारे एटम्स एक साथ आएंगे, आने के बाद क्या करेंगे, Na, एक Na मतलब उसे क्या कहते हैं, बहुत सारे एटम्स जब एक साथ आते हैं तो उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि सोडियम एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सोडियम, ठीक है। ओके, एलिमेंट में क्या रहता है, एलिमेंट में बहुत सारे एक ही टाइप के एटम्स एक साथ रहते हैं, एक एटम तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स एक साथ होके क्या तैयार करते हैं, सोडियम का एलिमेंट। तो ये है एक टाइप का एलिमेंट। दूसरा है कि H2O2, इसमें भी एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या है, तैयार हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एलिमेंट। बट एक छोटा सा डिफरेंस है इनमें और इनमें, दोनों ही एलिमेंट्स है लेकिन ये दोनों ही एलिमेंट्स है लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में जो स्मॉलेस्ट फ्री पार्ट है, जैसे सोडियम में स्मॉलेस्ट फ्री पार्ट क्या है, एक सोडियम एटम, ठीक है। पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम में जो स्मॉलेस्ट फ्री पार्ट है वो क्या है, पोटेशियम एटम। बट इन केस ऑफ H2 और O2, इसमें जो स्मॉलेस्ट फ्री पार्ट है, जो फ्री पार्ट मतलब जो अकेला रह सकता है, वो क्या है, वो है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो H2 में जो अकेला फ्री पार्ट है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूल। O2 में जो अकेला फ्री पार्ट है, जो फ्री पार्ट अकेला रह सकता है, ठीक है, फ्री है, तो उससे वो क्या है, मॉलिक्यूल। तो दोनों ही एलिमेंट्स है, दोनों ही सेम टाइप ऑफ एटम से क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, बट क्या है, इनमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम, इसका मतलब इनका जो एटम है वो अकेला रह सकता है, पर इनके केस में क्या है, जो एटम्स है वो अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अगर अकेला नहीं रह सकता है तो वो क्या करेगा, वो अभी खुद मतलब और एक आइडेंटिकल एटम के साथ, एक हाइड्रोजन एटम, एक H एटम है, ठीक है, ये H एटम अकेला नहीं रह सकता है, तो वो क्या करेगा, और एक आइडेंटिकल H एटम के साथ बॉन्ड करके H2 तैयार करेगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। तो वो क्या है, मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बट जो होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से प्रिपेयर्ड होंगे। समझ में आया, ये है एलिमेंट्स। तो अब कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक साथ आके कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, दैट इज नोन एज कंपाउंड। जैसे H2O, ठीक है, H2O क्या है, H2 इज अ कंपाउंड। जैसे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इज अ कंपाउंड। तो ये सब क्या है, देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के जब एटम्स खुद में कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, हाइड्रोजन 2 पार्ट, ऑक्सीजन 1 पार्ट, तो फिक्स्ड रेशियो में अगर कंबाइन करते हैं तो वो क्या है, कंपाउंड्स, ठीक है। और AgNO3 में एक Ag का एलिमेंट, ठीक है, NO3 का एलिमेंट, नाइट्रोजन का एलिमेंट, सॉरी NO3 नहीं, नाइट्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, ठीक है, सिल्वर का एलिमेंट, नाइट्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट जब खुद के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड्स,
ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। समझ में आया, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है और इन मॉलिक्यूल्स में दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है। समझ में आया कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस। तो चलो, तो ये हो गया कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। अब देखेंगे कि अगर हम एक मैटर के बिहेवियर को जानना है तो जानने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़। तो मैटर्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स। एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, फिजिकल मतलब जो फिजिक या बाहर से देख के समझ में आए वो है फिजिकल। केमिकल मतलब रिएक्शन, जो रिएक्शन करने के बाद समझ में आए वो क्या है, वो है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं, बाहर से देख के समझ में आएगा तो क्या है, कलर है, डेंसिटी है, ठीक है, कलर है, स्मेल, ऑर्डर है, स्मेल, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ क्या है, सब कुछ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल रिएक्शन के बाद पता चले तो वो क्या है, वो है एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब क्या है, ये है केमिकल रिएक्शंस। बहुत कुछ है कि वो केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन से जो पता चले वो है केमिकल, और बाहर से देख के जो पता चले वो क्या है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट्स चाहिए। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर मेजर किया, जैसे सोच लो कि लेंथ है, तो लेंथ को किस में एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए एक यूनिट चाहिए। तो यूनिट जो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, एक मेट्रिक सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम यूज होता था, बट अब क्या है कि मेट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम को हटा के एक स्टैंडर्ड सिस्टम आ गया है, और स्टैंडर्ड सिस्टम को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड सिस्टम को कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट 7 बेस यूनिट से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, 7 बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। इन यूनिट्स को अगर हम एक बार जान लेंगे तो बाकी जो भी यूनिट्स है या जो भी क्वांटिटीज़ है, हमारा डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उन सब के यूनिट्स को हम क्या कर सकते हैं, उन सब के यूनिट्स को हम बेस यूनिट से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का एक फंडामेंटल यूनिट है, तो उन यूनिट्स को अगर जान लेंगे तो बाकी को भी हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो है, एक है मास। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है लेंथ। लेंथ का क्या है, लेंथ का है मीटर। ठीक है,
उसके बाद लेंथ के बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम आएंगे एक एक करके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। और क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर का है केल्विन। टेम्परेचर का है केल्विन। उसके बाद क्या है? 4 हो गए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पेयर, जिसका एसआई यूनिट 5। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी हमें जानना ज़रूरी नहीं है, बट इंटेंसिटी है इसका मतलब लाइट से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। लाइट का जो सोर्स है, लाइट के सोर्स के इंटेंसिटी से रिलेटेड है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला, जिसे हम लिखते हैं CD बोल के, ठीक है। 6 हो गए। उसके बाद क्या है? और एक है, और एक क्या है? और एक क्या है? टाइम। टाइम है, तो टाइम क्या है? टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है? ये है फंडामेंटल यूनिट्स। इन यूनिट्स को अगर जान लेंगे एक बार, तो बाकी यूनिट्स को क्या कर सकते हैं? बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी यूनिट्स को खुद ब खुद मेजर कर लेंगे। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं किससे? पहले स्टार्ट करते हैं मास से। सो अभी एक कंफ्यूजन होता है मास और वेट को लेके। तो व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट? मास क्या है? मास है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वो है मास, ठीक है। और वेट क्या है? वेट है द फोर्स created by the mass of a substance or the force due to the gravity of the mass of the substance, ठीक है। अभी मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? मेरा होगा वेट, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मैं एक फोर्स क्रिएट कर रही हूँ। तो वो क्या है? ग्रेविटी की वजह से जो हम फोर्स क्रिएट करते हैं उससे कहते हैं वेट। तो व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स created due to gravity. Force due to gravity is called weight. तो मास और वेट में डिफरेंस क्या है? मास है कि कितना अमाउंट है, ठीक है, कितना अमाउंट है और कुछ भी नहीं, कितना अमाउंट है वो है मास। और वेट क्या है? वेट है फोर्स कितना क्रिएट कर रहा है, वो जो सब्सटेंस है वो कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो है वेट। तो हमारा क्या होता है? हमारा होता है वेट, क्योंकि हम जो फोर्स क्रिएट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है वेट। कितना मास पॉसिबल हमारा नहीं है, क्योंकि कितना अमाउंट है वो जानना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए हमारा मास नहीं होता है, हमारा क्या होता है? वेट, ठीक है। लेकिन केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनका हम क्या लेते हैं? मास। ट्राई करते हैं कि हम उनका मास ले, कि कितना अमाउंट है। वेट को क्या करते हैं? वेट लेने की मतलब हम नहीं कोशिश करते हैं कि वेट लें, ठीक है। हम क्या कोशिश करते हैं? मास लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मास इज मोर एक्यूरेट दैन वेट, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? मास का ऐसा यूनिट है kg, ठीक है। तो समझ में आ गया मास और वेट का डिफरेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या? मास हो गया, उसके बाद देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो D इज इक्वल्स टू क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? मास बाय वॉल्यूम मतलब, मास बाय वॉल्यूम मतलब है पर एक सैंपल है, तो सैंपल का जो पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितना मास है वो है D। सपोज कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये है एक सब्सटेंस, तो इसका डेंसिटी कैसे पता चलेगा? सपोज ये है इसका पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे कहते हैं क्या? डेंसिटी। अब जितना मास होगा, सपोज पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास है 2 ग्राम, और एक सब्सटेंस है जिसका पर यूनिट वॉल्यूम में मास है 3 ग्राम,
तो क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा मतलब डेंस, मोर डेंस मतलब क्या, ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा पास रहेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या, मोर डेंस मतलब मोर क्लोज। तो अब बोलो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड का, बिकॉज सॉलिड में क्या होता है, ज़्यादा पास रहते हैं, तो इसलिए डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया डेंसिटी। तो अब डेंसिटी का मास और वॉल्यूम से क्या करोगे, मास और वॉल्यूम पता है तो डेंसिटी का क्या करेंगे, यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो मास क्या है, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट बोलो, मास का यूनिट है केजी। वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम किससे है, वॉल्यूम है L इंटू एल मतलब लेंथ क्यूब। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, केजी बाय मीटर क्यूब हो गया, इसका मतलब मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी का एसआई यूनिट। तो इसीलिए देखो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी फंडामेंटल बेस यूनिट नहीं है, फंडामेंटल बेस यूनिट क्या है, मास, और क्या है, लेंथ। तो मास का पता है, लेंथ का पता है, तो उससे हमने क्या किया, डेंसिटी को डिराइव कर दिया। समझ में। अच्छा, नेक्स्ट डेंसिटी के बाद है टेम्परेचर। अच्छा, तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, उसमें जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है एसआई यूनिट है केल्विन, और बाकी 2 और यूनिट्स होते हैं वो क्या है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो केल्विन है एसआई, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एसआई नहीं है। तो अब देखो सेल्सियस हमें पता है कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो क्या है, सेल्सियस के स्केल में है। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या है, अगर सेल्सियस हमें पता है कि कितना टेम्परेचर सेल्सियस में है तो हम फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर कर देंगे तो क्या होगा, आएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा, और सेल्सियस और केल्विन में एक रिलेशन है, क्या है कि अगर हमें पता है सेल्सियस कितना है टेम्परेचर, तो अगर सेल्सियस के साथ हम 273.15 अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, केल्विन। तो 273.15 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, 273.15 केल्विन। तो अभी हम क्या करते हैं कि कभी कभी 1.5 को 0.15 को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम छोड़ के अप्रॉक्स ले लेते हैं 273। तो अब देखो अगर हमें केल्विन को फ़ारेनहाइट में करना हो तो क्या होगा, तो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सेल्सियस अगर हमें पता है तो सेल्सियस से पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, अगर केल्विन को हम क्या करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद सेल्सियस को यहाँ पे बैठा देंगे, तो बैठाने के बाद क्या आएगा, फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। तो ये है क्या, ये है टेम्परेचर। अब देखो कि सेल्सियस में क्या हो सकता है, सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर माइनस में आ सकता है, लेकिन केल्विन में कभी भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस है 273.15 केल्विन। तो ये कभी 0 में आएगा, 0 में कभी नहीं आएगा। तो सेल्सियस का 0 में स्केल पॉसिबल है, लेकिन केल्विन का 0 में स्केल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या टेम्परेचर। तो इन सारे डिस्कशन से क्या पता चलता है, पता ये चल रहा है कि यूनिट क्या है, एक्चुअली यूनिट है एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक रेफरेंस है जिसके साथ हम बाकियों को क्या कर सकते हैं, उस रेफरेंस से हम बाकियों को मेजर कर सकते हैं। जैसे मीटर है एक रेफरेंस, तो कितना मीटर है, 2 मीटर, तो मीटर एक रेफरेंस है, तो मीटर के रेफरेंस में 2 टाइम्स ज़्यादा है इसलिए 2 मीटर, मीटर के रेफरेंस में 3 टाइम्स ज़्यादा है इसलिए 3 मीटर। ठीक है, केजी के रिस्पेक्ट में
5 kg 5 टाइम्स ज़्यादा है इसलिए 5 kg। समझ में आया? तो यूनिट क्या है? यूनिट है एक रेफरेंस पॉइंट, जिस रेफरेंस के पॉइंट के रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, हम बाकियों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ को मेजर किस यूनिट में हम कर सकते हैं वो था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी हो सकता है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो उन अनसर्टेनिटीज़ को कैसे डील करते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के प्लस माइनस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज ये था फर्स्ट लेक्चर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अनसर्टेनिटी वाला पार्ट, वो होगा सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो आई थिंक ये पार्ट फोर पार्ट्स में, होप सो कि 4 लेक्चर्स में क्या होगा कि ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जेईई और नीट में इससे जो जो टॉपिक्स है उसे कवर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप सबको, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। सो टाटा, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।